Hello and good morning everyone. I welcome you all Eduverse News Analysis. Today is 24th February 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके यहाँ पर कवर हो. चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. तो हमारी पहली न्यूज है GST revenues hit a record 1.59 लाख करोड़ रुपीस इन जनवरी. नाउ अगर हम GST से जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है तो अब तक जनवरी में हमने यहाँ पे रिकॉर्ड सेट किया है. हम यहाँ पे रेवेन्यू देखते हैं तो देखिए पहले हमारा रिकॉर्ड क्या था 1.56 लाख करोड़ रुपीस. ओके, अभी रिवाइज होके कितना हो चुका है 1.59 लाख करोड़ रुपीस. यहाँ पे हमने क्या किया है GST से जनवरी में रेवेन्यू जनरेट किया है. ओके, तो इसमें आपके लिए यहाँ पे देखिए आप ये डेटा देख सकते हैं. ये यहाँ पर जनवरी 2022 की बात करें तो हमारा जो था GST से रेवेन्यू 1.38 था. जुलाई 22 की बात करें तो 1.49 हम पहुंचे. उसके बाद हम 23 की बात करते हैं जनवरी 23 तो इट इज 1.59 लाख करोड़ रुपीस. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं. नेक्स्ट न्यूज है 5 lakh patients use QR code in 365 hospitals for faster registration without hassle of queuing up. Now इसको यू कैन मतलब कि यूज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आप इस सेक्टर में इसको आप GS पेपर 2 एंड GS पेपर 3 से भी क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि GS पेपर 2 एंड GS पेपर 3 से. नाउ इसमें क्या हुआ है, जो ये बताया जा रहा है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने क्या किया है, एक स्कीम लेकर आए जिसमें क्या है QR कोड को आप क्या कर सकते, जैसे कि हॉस्पिटल के बाहर एक QR लगा दिया जाएगा और जब आप इसको स्कैन करेंगे तो आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. जैसे कि आपको पहले क्या होता था, फॉर एग्जांपल आप किसी भी हॉस्पिटल में गए तो वहाँ से आपको एक फॉर्म दिया जाता था, आप उस पूरे फॉर्म को फिल करते थे. उसके बाद उसके लिए आपको बहुत लंबी लाइन भी लगानी पड़ती थी और धीरे धीरे करके, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी था, है ना. मतलब कि आपको पहले फॉर्म लेना पड़ता था, उसको फिल करना पड़ता था, लंबी लंबी लाइंस में लगना पड़ता था और ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत था. इस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन होता था. अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने क्या किया है, जो हमारा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA है, ये किसके अंदर आता है, ये हमने कब स्टार्ट किया था, NHA कब स्टार्ट हुआ था, जब हमारा आयुष्मान भारत आया था. आप सभी को याद होगा आयुष्मान भारत आया था तो उसके अंडर ये NHA ये अथॉरिटी आई थी. इस NHA अथॉरिटी ने यहाँ पे क्या किया, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर उनके बाहर एक कह सकते हैं आप QR कोड वो कर दिया, इंस्टॉल कर दिया. अब हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जाते हैं उस स्कैन को, वहाँ पर जो QR कोड उसको स्कैन करते हैं और हमारा वहाँ पर हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन हो जाता है. आप इसको जितने भी हमारे पेशेंट जो हमारे हेल्थ एप्लीकेशंस हैं उनका यूज़ कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करने के लिए. जैसे कि आभा ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप, एका केयर, ड्रिफ्ट, बजाज हेल्थ. तो ये जितने भी हमारे मतलब QR कोड से इनका मतलब कि एप्लीकेशंस है, इनका हम क्या कर सकते हैं, इन एप्लीकेशन से QR कोड को यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं. नाउ यहाँ पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है ये किसके अंदर आई थी, ये आई थी हमारी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. ये हमारा था कि हमें क्या करना है, हमारे इंडिया में जितने भी पेशेंट्स हैं उनका हमें एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाना है ना. इसके अंदर हमने आयुष्मान भारत जो हमारा डिजिटल मिशन था, तो हमारा इस मिशन का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन पर्पस था कि जितने भर हमारे पेशेंट हैं इंडिया में उनका हमें डिजिटल रिकॉर्ड बनाना है और उन्हें हमें प्रोवाइड करना है, मैक्सिमम हेल्थ हमें फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करनी है. अब देखिए अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी हॉस्पिटल में गई, मुझे फीवर था, मैंने क्या किया, मैं हॉस्पिटल में गई, मैंने वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, सारी चीज़ें करवाई. अब डॉक्टर ने मुझे क्या क्या चीज़ें प्रिस्क्राइब करी, मतलब कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी, क्या क्या मेरे मतलब मुझे प्रॉब्लम थी, सिम्टम्स से, उन सारी चीज़ों का क्या हो जाएगा, मेरा एक रिकॉर्ड यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा. नाउ फर्दर फ्यूचर कभी ऐसा हो ना, बट फॉर एग्जाम्पल आपके साथ फिर से कोई ऐसी कंडीशन आती है तो हम जब डॉक्टर के पास दोबारा जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा जो पुराना जो चेकअप फॉर्म होता है, जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, डॉक्टर का जो प्रिस्क्राइब पेपर होता है, वो सारी चीज़ें हम अपने साथ लेकर जाते हैं. अगर हमारे पास ये डिजिटल रिकॉर्ड यहाँ पर होगा तो इससे क्या होगा, जब हम कभी इन फ्यूचर दोबारा डॉक्टर के पास जाएंगे तो जो यहाँ पर हमारी रिकॉर्ड होगा, डिजिटल रिकॉर्ड होगा, तो सिर्फ हम यहाँ पर हमारी ID को पुट किया जाएगा, सबमिट किया जाएगा और उससे हमारा जो प्रीवियस रिकॉर्ड होगा वो आपके सामने आ जाएगा. तो यहाँ पर जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हैं
है ना, पूरा जो डेटा होगा पेशेंट का वो सामने आ जाएगा, जिससे कि डॉक्टर्स को यहाँ पे इजी हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, चीज़ों को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मेडिसिन मतलब कि हमें किस तरीके का उनको ट्रीटमेंट करना है, कौन कौन सी मेडिसिन हमने पहले ले चुकी हैं, उसके बारे में उन्हें यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। इसमें देखिए आप इसको यूज करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, कि मतलब कि किस तरीके से हम हेल्थ सेक्टर में, ओके, हेल्थ सेक्टर में यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कब आई थी, ये आया था जब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर ही आया, जिसमें हमारा जो मेन पर्पस था वो क्या था कि पेशेंट्स का हमें पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड डिजिटलाइज करना है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर पहला एडिटोरियल है, अ केस दैट स्कैन अ वर्किंग ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। ना आप सभी को आप पता है कि बहुत दिनों से केस चल रहा है महाराष्ट्र में, जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ का है ना, यहाँ पे आपने बहुत दिन से हमारा ये जो महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का ही केस चल रहा है। अब पहले हम इसका पूरा इशू समझते हैं, कंटेस्ट क्या है, हम पास्ट को देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे पूरा हम इशू समझते हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि महाराष्ट्र में एंटी डिफेक्शन लॉ आया, एक एमपी के अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन लॉ आया। जब ये एंटी डिफेक्शन ये जब आया तो उस टाइम पे स्पीकर महाराष्ट्र में नहीं थे। ओके, वहां पर ये एंटी डिफेक्शन कौन लेकर आया, डिप्टी स्पीकर लेकर आया। डिप्टी स्पीकर इस एंटी डिफेक्शन को लेकर आया एमपी के अगेंस्ट में। बट यहाँ पर क्या हुआ कि डिप्टी स्पीकर जब यहाँ पर ये एंटी डिफेक्शन लेकर आए किस एमपी के अगेंस्ट में, तो यहाँ पर क्या हुआ कि उस टाइम पर डिप्टी कमीशन, ये जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके अगेंस्ट में क्या चल रहा था, मोशन ऑफ रिमूवल, उनका रिमूवल मोशन यहाँ पर चल रहा था। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ये है कि किसी भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट में जब रिमूवल का मोशन चलता है तो उस टाइम पर यहाँ पर जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं किसी भी मेंबर को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। ओके, मतलब कि यहाँ पे फ्लोट किसी भी मेंबर को क्या कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई नहीं करते। ओके, अगर किसी भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट में मोशन रिमूवल का मोशन चल रहा है और उस टाइम पे अगर वो किसी भी मिनिस्टर को क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकते, किसी भी मेंबर को वहां पे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। अभी जब ये मोशन चल रहा था डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट में, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो एकनाथ शिंदे थे, है ना, उनको उन्होंने क्या किया, डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाए। जो डिप्टी स्पीकर थे उनको वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाए। अब जब ये डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाए तो यहाँ पर क्या हुआ, फ्लोर टेस्ट हुआ, मतलब कि मेजोरिटी को प्रूव करने का यहाँ पे टेस्ट होता है, जिसको हम नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहते हैं। फ्लोर टेस्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी, है ना, वो फेल हो गई। हमने यहाँ पे देखा था कि उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर फेल हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, पहला क्वेश्चन आता है हमारे लिए क्या, ये एंटी डिफेक्शन लॉ का। एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था, ये आप सभी को पता होगा, 1985 में हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों आया था कि क्या होता था, जैसे कि कोई भी पर्सन है, कोई भी मेंबर है, वो इलेक्शन जीत कर आए, बट क्या हुआ, उन्होंने क्या कर दिया, अपनी पार्टी को चेंज कर दिया। अब जब पार्टी को चेंज करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और पार्टी क्या हो जाती है, यहाँ पर गिर जाती है, मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो गिर जाती है। तो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को यहाँ पर इंश्योर करने के लिए यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर आया गया था। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। इस आर्टिकल में मेनली हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था आप सभी को पता है, इसको हमने हमारे 10th शेड्यूल में ऐड किया था। ठीक है, तो द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन 1985 एंड रीइंफोर्स्ड इन 2002। 1985 में इसे क्या किया गया था, पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, और 2002 में इसे फिर से रीइंफोर्स किया गया था। इसको हमारे 10th शेड्यूल में ऐड किया गया था। ये कब इंसर्ट हुआ था, 52nd अमेंडमेंट से। तो आपको यहाँ पे ये सारे हमारे फैक्ट्स यहाँ पे तैयार होते हैं। अगर हम प्रोविजन की बात करें तो कौन कौन से ग्राउंड से, इसमें मतलब कि ऑन किन किन बेसिस पर यहाँ पर हम किसी भी मेंबर को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे 4 आप कह सकते हैं पॉइंट्स हैं कि 4 यहाँ पर ग्राउंड से, ऑन दैट बेसिस हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। पहला कौन सा है, पहला कि अगर कोई मेंबर वॉलेंट्री क्या करता है, अपनी जो मेंबरशिप है किसी भी पार्टी से, उसको वहां पे क्या करता है, गिव अप करता है। ठीक है, तो पहला क्या है, इफ इलेक्टेड मेंबर गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वॉलेंट्री। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपसे बीजेपी पार्टी से मैं बिलोंग करती हूँ, बट मैंने क्या कर दिया, मैंने इलेक्शन जीता और मैं इलेक्शन जीतने के बाद
यहाँ पर देखिए इलेक्शन हो गए, सारी चीजें हो गई, हमारी गवर्नमेंट बन गई। गवर्नमेंट बनने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ, वॉलंटरी जो अपनी क्या कहते हैं मेंबरशिप है उसको गिव अप करना चाहती हूँ। तो इस बेसिस पे हमें क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, सेकंड में क्या आता है कि सेकंड आपने व्हिप के बारे में सुना होगा। व्हिप क्या होता है कि इफ ही वोट और abstain from voting in the house contrary to any direction issued by his political party। विप में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है हमारी, कोई एग्जीक्यूटिव है जो लेजिस्लेचर है, कोई यहाँ पर बिल लेकर आ रही, अब उन्होंने ये कहा कि आप सभी को, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनके जो पार्टी के, उनको ये कहा कि आपको यहाँ पे क्या है ना प्रेजेंट होना है और इस बिल में आपको अपनी यहाँ पर एसेट देनी है ना, यहाँ पर आपको अपनी मंजूरी देनी। बट यहाँ पर कोई भी पर्सन है अगर वो अपनी व्हिप नहीं देता तो इन दैट बेसिस यहाँ पर क्या होता है, इन दैट फ्लोर जो पर्सन है उसको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये दूसरा ग्राउंड हो गया। तीसरा ग्राउंड क्या है, इफ मेंबर हु इज इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड ज्वाइन एनी पार्टी। ना यहाँ पर कुछ मेंबर्स को हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, है ना, वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं और नॉमिनेशन के थ्रू क्या होता है, उनका इलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी कुछ दिनों पहले ही बहुत सारे केसेस देखे थे कि जो हमारे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, जैसे कि गोगोई साहब जी थे, तो उनको क्या किया गया, तो नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा के मेंबर के लिए। अब इसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन, उनको नॉमिनेट किया गया, उन्होंने इलेक्शन को यहाँ पे जीता भी, अब उन्हें विद इन 6 मंथ क्या करना होगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना होगा। ओके, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उनको विद इन 6 मंथ ज्वाइन करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो क्या हो जाएंगे, उनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, तो और अगर वो 6 मंथ बाद यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, अगर विद इन 6 मंथ उन्होंने कर लिया तो गुड फॉर देम, बट अगर 6 मंथ बाद वो करते हैं फिर भी उनको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये ग्राउंड थे, ऑन दैट बेसिस हम क्या करते हैं, मेंबर्स को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई करते हैं ना। इसमें जब ये इशू चल रहा था तो अब देखिए 2 चीज इसमें आ जाती है। पहले तो हमने पढ़ा क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ। दूसरी बात क्या आ जाती है कि जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं जो भी, उनके अगेंस्ट में क्या होता है, जब हमारा रिमूवल का मोशन चल रहा, मोशन ऑफ रिमूवल चलता है, अब मोशन ऑफ रिमूवल लेकर कौन आता है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही लेकर आते हैं, है ना, जो मेंबर्स होते हैं असेंबली के और पार्लियामेंट के, वही लेकर आते हैं। अब जैसे कि उनको ऐसा लग रहा हो कि स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर हैं वो क्या करना चाहते हैं, मुझे डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं, तो उसी टाइम पे ये जो मेंबर है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वो रिमूवल मोशन लेकर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, रिमूवल मोशन लेकर आ सकते हैं। अब जब रिमूवल मोशन आ जाता है तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर होते हैं वो किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। ओके, अब जब ये अभी ये जो पूरा इशू है वो कहाँ गया है, सुप्रीम कोर्ट में गया है। अभी यहाँ पे कोई भी वर्डिक्ट नहीं आया है, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं। बट यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा गया, जैसे कि यहाँ पे हमने अभी ये सेकंड अपना ग्राउंड देखा, व्हिप के बेसिस पे यहाँ पे क्या किया जाता है, पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो यहाँ पे बात की जाती है किसकी, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी क्या होती है कि मतलब कि पार्टी के अंदर क्या मेंबर की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फ्रीडम क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में हमने सुना होगा। तो जो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का क्या कर रहा है, ये वॉल्यूशन कर रहा है कौन, ये व्हिप। जो व्हिप है वो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का वॉल्यूशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पार्टी के अंदर हम यहाँ पर अगर डिसेंट देते हैं किसी भी बिल के अगेंस्ट में, या फिर किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन है उसके अगेंस्ट में हम हैं, है ना, हम उसको हम डिसेंट देते हैं, तो यहाँ पर क्या करता है कि ऐसा कहा जाता है कि ये क्या है कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का वॉल्यूशन है। ओके, अब जब ये इशू पूरा सुप्रीम कोर्ट के पास गया था तो इसमें उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी इस टाइम पर क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जब व्हिप का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट के पास गया था तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी। तो इसलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी को ज्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दी जा रही है। अब ये पूरा जो इशू है अभी कहाँ गया है, आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास गया। अब इन फ्यूचर क्या केसेस सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें एक्शन लेता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट विल अनटेंगल्ड और कट दिस गोल्डियन नॉट इन द महाराष्ट्र पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी इन एनीवन्स गेस। अभी सुप्रीम कोर्ट क्या लेता है, क्या हेल्प करता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा राइट्स एट द सेंटर। राइट्स एट द सेंटर क्या है, इसमें यहाँ पर हमने 2-3 दिन पहले ही हमने एक केस डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक पार्टी है, फैमिली है, उन्होंने क्या किया था, पिटीशन फाइल की थी, है ना, एक पेरेंट्स यहाँ पे पिटीशन फाइल की थी कि उनका जो सेकंड चाइल्ड है तो उसका क्या किया जाए, डीएनए टेस्ट किया जाए।
है ना, कि मतलब उसके हम ये पता चले कि वो मेरा ही बच्चा है या नहीं। उनका डाइवोर्स का पूरा केस चल रहा था, तो इस बेसिस पे यहाँ पे क्या हुआ कि उन जो फैमिली उन्होंने ये कहा कि हमें क्या करना है, बच्चे का जो हमारा सेकंड चाइल्ड है उसका हमें डीएनए टेस्ट करना है। अभी पूरा इशू कोर्ट में जाता है। अभी कोर्ट में यहाँ पे ये कहते हैं कि जो डीएनए टेस्ट है, डीएनए टेस्ट क्या है, ये जो डीएनए टेस्ट में ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। क्या है, ये एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब इस तरीके की जो चीजें होती हैं, ये क्या होता है, एक प्राइवेसी में आता है हमारे, किसमें, प्राइवेसी में आता है, जो कि हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी ह्यूमन। ओके, नाउ ये यहाँ पर चाइल्ड की बात की जा रही है। तो चाइल्ड कौन होते हैं, जो 18 ईयर से कम होते हैं, जिनकी एज 18 ईयर से कम होती है, उसको हम किसके कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, इन चाइल्ड की कैटेगरी में रखते हैं। अब चाइल्ड के यहाँ पर कुछ राइट्स की बात की गई, क्योंकि देखिए चाइल्ड जो होते हैं वो किस सेक्शन में आ जाते हैं, हमारे वल्नरेबल सेक्शन में। तो वल्नरेबल सेक्शंस को यहाँ पे कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। अब हम चाइल्ड की बात करें तो देखिए चाइल्ड से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे इशू होते थे। पहला जैसे कि हम माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, यहाँ पे माल न्यूट्रिशन उनके साथ बहुत सारे यहाँ पे कह सकते हैं आप कि वॉयलेंस देखने को मिलता है चाइल्ड के अगेंस्ट में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1959 में ये जो डिक्लेरेशन था उसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, कब, आपसे यहाँ पे अब देखिए इसमें सारे ना हमारे फैक्ट्स हैं, ये प्रीलिम बेस्ड आप कह सकते हैं फैक्ट्स हैं, और इसको आप कहीं भी एज अ केस स्टडी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 1959 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया था, अडॉप्ट किया था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जिसमें ये इंश्योर किया था कि जो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स हैं उनके जितने भी राइट्स हैं, उन बच्चों के जो बेसिक राइट्स हैं उनको यहाँ पे इंश्योर चार्टर में सारी चीजें बताई गई थी। तो देखिए इन्होंने कहा था कि मैनकाइंड ओज टू द चाइल्ड द बेस्ट इट कैन गिव। ना अगर हम बात करते हैं जैसे कि हमारे बहुत सारे केसेस होते हैं, डाइवोर्स का केस चल रहा है। ओके, किसी पेरेंट्स के बीच में यहाँ पे डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो उस केस में सबसे बड़ा क्या होता है, जो बच्चों की कस्टडी का मामला आता है कि जो कस्टडी होगी बच्चों की किसके हाथ में जाएगी, और कस्टडी हो गया। दूसरा वहां पर उनकी जो लेजिटिमेसी है उस पर यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन उठाया जाता है कि ये बच्चा उनका ही है या फिर किसी और का है। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर यहाँ पर सबसे बड़ा पहला उनका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या करते हैं, यहाँ पे डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। बट ये जो डीएनए टेस्ट होना चाहिए ये हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। क्या, ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। कोर्ट ने ऐसा कहा कि क्या होना चाहिए, हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो डीएनए है यहाँ पे क्या करता है, ये जो चिल्ड्रन है उसका एक बेसिक राइट है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी उसका एक फंडामेंटल राइट्स है। यहाँ पर आप डीएनए टेस्ट करवा के क्या करवा रहे हैं, एक तरीके से उसकी साइकोलॉजिकल माइंड पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी इसको प्रोवाइड करता है ना, साइकोलॉजिकली उसको बहुत ही बुरी तरीके से इन्फेक्ट करता है। इवन जो मदर है उसके ऊपर भी क्या होता है, यहाँ पर उसकी डिग्निटी पर यहाँ पर क्या होती है, बात उठती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया, कोर्ट ने ये कहा कि जो हम बात कर रहे हैं किसकी, डीएनए टेस्ट की, है ना, ये हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। इसको आप पहले ही नहीं, जैसे कि आप कस्टडी डाइवोर्स जैसे आपके इश्यूज हैं, तो यहाँ पर आप बच्चे को घसील कर नहीं लाएंगे कि आप क्या कीजिए, उसका यहाँ पे डीएनए टेस्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड मस्ट बी फोकस्ड ऑलवेज, नॉट जस्ट इन कस्टडी डिस्प्यूट। आपका ये कस्टडी डिस्प्यूट में यहाँ पे आपको बच्चे का इंटरेस्ट जो है उसको फोकस करना चाहिए ऑलवेज। ओके, आपके यहाँ पे जो आपके डिस्प्यूट्स हैं उसको यहाँ पे नहीं लेकर आना चाहिए। तो देखिए हम इस इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो 1992 में देखिए जो हमारा ये डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन चाइल्ड था, तो इसके तहत इंडिया ने कभी इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया था 1992 में। एंड ओवर द ईयर सेवरल लॉज हैव बीन इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन थ्रू देयर इम्प्लीमेंटेशन हैज ऑफन बीन डॉगी फीलिंग द शील्ड फ्रॉम द अब्यूज, वायलेंस, एक्सप्लॉइटेशन और नेग्लेक्ट। 1992 में इंडिया ने क्या किया था, इसे रेटिफाई किया था इस कन्वेंशन को, और इसी के चलते यहाँ पे इंडिया ने बहुत सारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन जो अब्यूज होता था चिल्ड्रन के अगेंस्ट में, वायलेंस होता था, एक्सप्लॉइटेशन होता था, तो उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉ भी टाइम टू टाइम यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए गए हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी इस आर्टिकल में। हम इस कन्वेंशन के बारे में देख लेते हैं। तो ये कन्वेंशन क्या कहता है, तो UNCRC is a human right treaty that set the political, civil, economic, social, health and cultural rights of children। तो ये हमारा क्या है, इस कन्वेंशन में हमारा क्या है, बच्चे के पॉलिटिकल राइट, सिविल राइट्स, इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ एंड कल्चरल राइट्स की ये बात करता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे राइट्स ऑफ चिल्ड्रन की बात करें तो क्या क्या राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, राइट टू एजुकेशन दैट फैसिलिटेट देम टू रीच देयर फुल पोटेंशियल, राइट प्रोटेक्ट फ्रॉम अब्यूज, वायलेंस एंड नेग्लेक्ट, राइट
to express opinion and to be heard, right to be raised and have relationship with their parents। अब देखिए क्या होता है, पेरेंट्स ही क्या है एक तरीके से उनके क्या है एक तरीके से इंटरेस्टी हैं, है ना, क्या है जो उनको पूरा यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और कभी कभी ये जो पेरेंट्स हैं वो भी क्या बन जाते हैं, उनके अगेंस्ट जो ये अब्यूज होते हैं, है ना, वायलेंस होते हैं, उसका एक रीजन बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें ये इंश्योर करना होगा, क्योंकि जब तक हम बच्चों को यहाँ पे फुल फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारे लिए इन फ्यूचर हमारे लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, यहाँ पे उसका जो साइकोलॉजिकल माइंडसेट पर भी उसके इफेक्ट होगा। कोर प्रिंसिपल देखिए हमारे जो राइट ऑफ चाइल्ड है कौन कौन सा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू लाइफ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, बट बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। यहाँ पर आपको क्या देखना है, बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट देखना है, आपको अपना इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पर आपके बच्चे का इंटरेस्ट देखना है। रिस्पेक्ट फॉर चाइल्ड्स व्यू, और यहाँ पर जो चाइल्ड का जो व्यू है उसको आपको यहाँ पर क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा ये। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सेफ अक्रॉस बॉर्डर। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। किसके बीच में, आप सभी को यहाँ पे याद रखना है, इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में 21 फेब को एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस एग्रीमेंट में क्या है कि यूपीआई इंडिया का क्या है, हमारा जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है हम यूपीआई के थ्रू करते हैं, और सिंगापुर का क्या है, पे नाउ। ओके, तो आपको यहाँ पे देखिए आपसे यहाँ पे यूपीआई पूछ सकते हैं और पे नाउ क्या है इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो जो पे नाउ है वो क्या है, सिंगापुर का डिजिटल सिस्टम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पैसों का ट्रांसफर करते हैं। जैसे हमारे यहाँ यूपीआई है, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू, गूगल पे इन सब का यूज करते हैं, है ना, पैसों का ट्रांसफर करने के लिए। ऐसे ही सिंगापुर में पे नाउ है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, यहाँ पे डिजिटल पेमेंट करते हैं। इनके बीच में क्या हो रहा है, एक लिंक हो रहा है ना, इनके बीच में हमारा एग्रीमेंट हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे सिंगापुर है, यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल सिंगापुर से कोई हमें यहाँ पे पैसे भेजने, रेमिटेंसेस वगैरह को हम यूपीआई के और ये पे नाउ के बीच में यहाँ पे क्या होगा, एक कनेक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें अब हमारे बीच में क्या होगा, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पे नाउ और जब यूपीआई एक दूसरे के साथ यहाँ पे कॉपरेट करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रेमिटेंस क्या कर सकते हैं, डिजिटली यहाँ पर इंडिया में सेंड कर सकते हैं, और इंडिया से हम सिंगापुर क्या कर सकते हैं, इसको सेंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फैसिलिटीज है ना, जो हमारी पहले क्या होता था, जैसे कि हमें सिंगापुर से किसी दूसरी कंट्री से हम यहाँ पर यहाँ इंडिया में हमें पैसे भेजने हो, रेमिटेंसेस वगैरह ये सारी चीजें भेजने हो, तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें बैंक जाना पड़ता था और पूरी जो प्रोसेस होती थी उसको कंप्लीट करना पड़ता था। तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग था, है ना, और कभी कभी इससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी होती थी। अब फॉर एग्जाम्पल कभी कोई इमरजेंसी आ गई, ठीक है, कोई नाइट में कह सकते हैं कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, हमें यहाँ पे तुरंत ही क्या चाहिए, पैसे की जरूरत हो गई, तो अब उस बेसिस पे अब यहाँ पे बैंक तो खुले नहीं होंगे कि हम बैंक जाएंगे और वहां पे पूरी प्रोसेसिंग करेंगे फिर जाके हम इंडिया में क्या कर सकेंगे, पैसे भेज सकेंगे, है ना। तो अभी देखिए इसमें क्या हुआ, यूपीआई और पे नाउ एक साथ आए हैं। अब ये जो हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसको यहाँ पे क्या करेंगे, और ज्यादा यहाँ पर स्मूथ बनाएंगे। ओके, तो इसमें बस यही बताया गया है कि एक तरीके से देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो कनेक्शन है, जो हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ जो हमारे रिलेशन है, इस तरीके से हम जो सिटी स्टेट्स हैं उनके साथ हम जो हमारे रिलेशंस हैं उनको यहाँ पे स्मूथ किया जाएगा। ठीक है ना, किस तरीके से हम जो हमारी फैसिलिटीज है, कनेक्टिविटी को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इंश्योर किया जा रहा है। तो देखिए इसमें कहा है, सिंगापुर और रिसीविंग रेमिटेंसेस फ्रॉम फैमिली मेंबर वर्किंग इन साउथ ईस्ट एशियन सिटी स्टेट जस्ट गॉट अ होल लॉट सिंपलर। यहाँ पे और ये क्या हो गया, अब रेमिटेंस को रिसीव करना इसको क्या बना दिया है, सिंपलर वे में बना दिया। ऑन फरवरी 2021 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास एंड मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर मैनेजिंग डायरेक्टर made token instantaneous cross-border remittances to each other using the unified payment interface and pay now mobile application on their phones in India and Singapore respectively. Now हम UPI और pay now का यूज करके इंडिया से कोई भी रेमिटेंस अगर हमें सिंगापुर भेजना तो हम भेज सकते हैं, और सिंगापुर से अगर हमें इंडिया भेजना हो तो हम पे नाउ का यूज करके क्या कर सकते हैं, रेमिटेंस को यहाँ पर भेज सकते हैं। तो एक तरीके से ये क्या है, हमारा क्रॉस बॉर्डर क्या हो रहा है, हमारा कह सकते हैं रेमिटेंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो इसको यहाँ पे क्या बनाया गया है, इजी बनाया गया है। तो इसमें सिर्फ आपको यहीं पे यूज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यूपीआई आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज यूपीआई। तो यूपीआई क्या है, तो यूपीआई की देखिए एक टेक्नोलॉजी है दैट कंसोलिडेट्स वेरियस बैंक्स अकाउंट इनटू अ सिंगल मोबाइल ऐप। इसमें हमारे जैसे आपको पता है कि जैसे कि हम एसबीआई है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और भी जितने हमारे यूको बैंक है, जितने भी सारी बैंक्स हैं, तो इनसे रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, अपना
फोन में इन सबको इंस्टॉल कर सकते हैं। यूपीआई के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पैसों का ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रोवाइड एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, है ना, हम तुरंत ही, जैसे कि मुझे यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी क्या करने हैं, मुझे 10 की रुपीस किसी को इमरजेंसी में सेंड करने हो। अब यहाँ पे मुझे बैंक जाना पड़ता, पहले सारी चीजें पूरी प्रोसेसिंग करती है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, बैंक में पैसे जाता है। बट यूपीआई के थ्रू क्या होता है, इंस्टेंट होता है। हम यहाँ पे मतलब इन सेकेंड्स में क्या होता है, पेमेंट का यहाँ पे ट्रांसफर होता है, पैसों का यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इसके हम बेनिफिट्स की बात करें तो देखिए, कंप्लेंट्स कैन बी रेज थ्रू द मोबाइल ऐप डायरेक्टली। अगर कोई इशू आता है तो हम कंप्लेन भी कर सकते हैं। ये 24/7 बैंकिंग कह सकते हैं। इवन हॉलीडेज, अब देखिए कभी कभी जैसे कि सैटरडे संडे यहाँ पे बैंक्स की छुट्टी हो जाती है। अब हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, बैंक जाना पड़ता था। अब हमको 2 दिन यहाँ पे क्या करना पड़ता था, वेट करना पड़ता था। बट ये क्या रहता है, 24/7 ये क्या रहता है, ओपन रहता है। ऑल बैंक्स अकाउंट कैन बी एक्सेस यूजेस सिंगल यूपीआई ऐप। अब यहाँ पर हम सिंगल यूपीआई ऐप का यूज करके क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे बैंक अकाउंट हैं उनका हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ पर एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। नीदर दी पे नॉर अ बेनिफिशियरी रिक्वायर्ड शेयर बैंक डिटेल्स। अब यहाँ पर जिसको हम पैसे दे रहे हैं, जो पैसे दे रहा है और जो पैसे यहाँ पर रिसीव कर रहा है, उसकी भी हमें यहाँ पर डिटेल्स की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एक फोन नंबर से यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पर पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, हमारे यूपीआई के बेनिफिट्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें पे नाउ क्या है। पे नाउ इज अ सिक्योर फंड ट्रांसफर सर्विस दैट अलाउ कस्टमर टू रिसीव मनी इनटू देयर पार्टिसिपेटिंग बैंक अकाउंट विया NRIC पिन एंड और मोबाइल नंबर। तो ये क्या है, सिंगापुर का है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, कहाँ का है ये, पे नाउ सिंगापुर का, और यूपीआई कहाँ का है, इंडिया का है। ओके, यहाँ पे आपको ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, इंडियाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टिमेट आर एन इनकम्प्लीट पिक्चर। नाउ हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर की बात करें तो इंडिया का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, 0.7%। जो इंडिया का जीडीपी है उसमें से 0.7% है वो हम किस में एक्सपेंड करते हैं, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में। और अगर हम मेजर इकोनॉमीज की बात करें, ठीक है, जो हमारी मेजर इकोनॉमीज हैं उनकी हम बात करें तो वो कितना यहाँ पे एक्सपेंड करती है, 1.8%। ये एवरेज बताया जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना गैप है। गैप की बात करें, 0.7% इंडिया एक्सपेंड करता है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में, और 1.8% जितनी भी हमारी मेजर इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना 1.8% ऑफ जीडीपी एक्सपेंड करते हैं। तो ये हमारे लिए मतलब कि एक गैप देख सकते हैं। इसी के कारण हम कह सकते हैं हमें जरूरत है किसकी, कि हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में हमें एक्सपेंड करने की जरूरत है। अब यहाँ पे मेनली हम मेजर इकोनॉमीज की बात करते हैं तो मेजर इकोनॉमीज में क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पहले हम बात करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का यूज कहाँ नहीं है, आप उसकी बात कीजिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हर एक फील्ड में क्या है, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, क्लीन एनर्जी की। क्लीन एनर्जी के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, सोलार पैनल की हम बात करें कि हम क्या करेंगे, सोलार पैनल इंस्टॉल करेंगे। अगर हम दूसरी कंट्रीज में देखते हैं तो वहां पे सोलार पैनल का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम है। क्यों कम है, क्योंकि उनके पास उन्होंने रिसर्च करी बहुत ज्यादा इस बेसिस पे, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने क्या किया, अपना जो सोलार पैनल का इंस्टॉलेशन का कॉस्ट है उसको कम किया। इंडिया में देखें तो हमारे पास जो सोलार पैनल है उनको इंस्टॉल करने का, उस पैनल का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो देखिए क्लीन एनर्जी, उसमें अगर हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। क्यों है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम यहाँ पे कोल बेस्ड जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज करते हैं। अदर कंट्रीज में देखिए तो इसके अल्टरनेटिव्स क्या है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर प्लांट्स का यूज करते हैं, और जो विंड पावर प्लांट्स हैं इनका यूज करके क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कोल बेस्ड यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, इसलिए हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके प्राइसेस यहाँ पर हाई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राफेल की, हमने ये रशिया से खरीदे। ठीक है, क्यों खरीदे, क्योंकि उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर है वो बहुत ज्यादा है, उन्होंने अच्छी रिसर्च करी, तो उन्होंने राफेल जैसे ये जो एयरक्राफ्ट हैं, है ना, उनको यहाँ पे डेवलप किया। अब हमें इनकी जरूरत पड़ी, हमने इनको क्या किया, रशिया से परचेस किया। अगर यही टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में आ जाए तो हम जो ये इंपोर्ट कर रहे हैं राफेल, हम ये जो इलेक्ट्रिसिटी परचेस कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी जो सोलार पैनल है, इन सारी चीजों का हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। हम एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बात करते हैं तो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में भी क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी यहाँ पे ड्रॉट आ जाता है, पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, ड्रॉट आ जाता है, तो इन दैट कंडीशन हम कौन सी जो क्रॉप है उसको यहाँ पे ग्रो करें। अब इजराइल का यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर इजराइल क्या है,
इसराइल, यहाँ पर जो इसराइल है उसके चारों तरफ क्या है, सिर्फ समुद्र है, सी है। अब वहां पे उनको फ्रेश वाटर तक नहीं मिल पा रहा, बट वो सी की वाटर को इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, रिसर्च इतनी ज्यादा कर रहे हैं, उनकी जो क्रॉप्स हैं वहां पर रिसर्च किया जा रहा है कि किस तरीके से वो अपनी क्रॉप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वाटर लैंड कंडीशन एंड वाटर, है ना। वाटर वहां पर देखे तो बहुत ज्यादा सलाइन है, ज्यादातर उनको सी है। तो उन्होंने क्या किया, उस सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च करी, जिसके कारण वो क्या करते हैं, उनके कम पानी में भी, है ना, कम पानी में भी वो क्या कर रहे हैं, अच्छी यहाँ पर एग्रीकल्चर उनकी मतलब कि अच्छी खेती हो रही है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। तो इंडिया में भी क्या जरूरत है कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। जैसे इन अगर ड्रॉट जैसी कंडीशन आती है तो इस कंडीशन में हमें कौन सी क्रॉप को ग्रो करना चाहिए। ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर ली। हम यहाँ पर देखिए हम इसरो की बात करते हैं, तो इसरो में यहाँ पे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे कैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो हमारे सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं। नासा की अगर हम बात करें तो नासा जितने भी, जैसे कि नासा के जितने भी यहाँ पर हम प्रोजेक्ट देखते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सप्लोर वाले प्रोजेक्ट होते हैं। वो क्या करना चाहते हैं, सिर्फ जो यूनिवर्स है उसको एक्सप्लोर, जैसे कि वो मून पर जा रहे हैं, ठीक है, मार्स में जा रहे हैं, तो उनको सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। और इसरो की बात करें तो इसरो के जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं। इट मीन्स यहाँ पर हमारा जो रडार सिस्टम है ना, हमें यहाँ पे सैटेलाइट्स है उसको कैसे हमें इंस्टॉल करना है, तो हमारे ज्यादातर प्रोजेक्ट इस बेसिस पे होते हैं। अब इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन ये है कि जो मेजर कंट्रीज हैं वो इतना ज्यादा यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कैसे ग्रो कर रही हैं, तो इसका मेन रीजन ये है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो प्राइवेट एंटिटीज हैं, वो क्या करती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यहाँ पर बहुत ज्यादा ही इन्वेस्ट करती हैं इन डेवलप्ड कंट्रीज। जितनी भी डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज है, इंडिया की बात नहीं हो रही यहाँ पर, इंडिया में प्राइवेट और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इसको अब यहाँ पर क्या किया गया है, ओपन किया गया है कि आप क्या कीजिए, जैसे कि कोई भी प्राइवेट एंटिटीज है, आप हम कितना ज्यादा यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कि एयरक्राफ्ट सिस्टम है ना, नेवल सिस्टम है, इनको इनके जनरेशन में यहाँ पे जो प्राइवेट एंटिटीज हैं उनको यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आइए आप हमारे साथ कॉपरेट कीजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या कर सके, इंडिजीनियस जो सिस्टम है उसको हम यहाँ पे जनरेट कर सके। बट इन मेजर कंट्रीज में ऑलरेडी यहाँ पर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है और जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हमें क्या जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर को अपनी तरफ यहाँ पर खींचें, इसको यहाँ पे ओपन करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या हो, इन्वेस्टमेंट आए और हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हमारा सेक्टर है इसको हम यहाँ पे इंप्रूव कर सकें। इसमें एक बात और कही गई है, आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है, जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इसका जो पूरा डेटा होता है, स्टैटिक्स होता है, वो कौन कलेक्ट करता है, जो डेटा होता है, तो द नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, तो जो नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये क्या करती है, जो पूरा डेटा होता है, मतलब कहाँ से कितना यहाँ पे फंड यहाँ पे एलोकेट किया जा रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, है ना, किस कंपनी को यहाँ पे कितना दिया जा रहा है, एलोकेशन किया जा रहा है, कौन सा जो फर्म्स हैं वो यहाँ पे कितना यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो कितनी यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, तो इसका जो पूरा डेटा है वो कौन कलेक्ट करता है, NSTMIS, ओके, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये पूरा डेटा कलेक्ट करता है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, ओके। तो देखिए इसमें बस यही बात की गई। अब दूसरा यहाँ पे कंडीशन ये आ जाता है कि अगर हम ये कहते हैं कि इंडिया इतना पीछे कैसे रहेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इंडिया इतना पीछे कैसे रह गया, तो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, है ना, जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की थी, उसके बाद से ही पहले तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली हर 10 साल बाद से आपको क्या है, वॉर फेस करने पड़े। अब कोई भी कंट्री जो वॉर में जाती है तो वो हमेशा यहाँ पर आया कि वो इकोनॉमिकली क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा यहाँ पर पीछे चली जाती है ना, इकोनॉमिकली वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, पीछे चली जाती है। दूसरा फैक्टर इसमें क्या आ सकता है, पॉपुलेशन क्या, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, और जब हमने इंडिपेंडेंस गेन करी तो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, और इसलिए हमें क्या लाने पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो मेन फोकस था वो किस पर था, हमारी वेलफेयर स्कीम्स पर था। वेलफेयर स्कीम्स पर हमारा मेन फोकस होने के कारण हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर है वो यहाँ पर पीछे छूट गया। तो अब यहाँ पर हमें क्या इंश्योर करना होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर क्या करें, जितने भी प्राइवेट एंटिटीज़ हों उनको अब यहाँ पर लेकर आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉपरेशन हो सके और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हमारा सेक्टर है उसको यहाँ पर हम बूस्ट कर सकें। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे ये आर्टिकल क्लियर है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा
60% ऑफ इंडियाज वोटर लिंक्ड आधार टू वोटर आईडी आरटीआई। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आरटीआई है उन्होंने ये बताया कि इंडिया के 60% ऑफ वोटर्स, कितने 60% ऑफ वोटर ने क्या किया है, अपनी वोटर आईडी कार्ड को, जो हमारा वोटर आईडी होता है ना, उसको लिंक किया है, किससे, आधार से लिंक किया है। ओके, क्या किया है, आधार से लिंक किया है। देखिए इन्हें गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी नहीं किया कि आपको हाँ ऐसा करना ही है, बट देखिए ना करते हुए भी कभी कभी क्या हो जाती है, कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंडेटरी हो जाती हैं। जैसे कि अब देखिए वोटर ऐसा क्यों किया जा रहा है, पहले हम ये देखते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे लोग होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे मैं एमपी में हूँ, है ना, मेरा एमपी का यहाँ पे क्या बना हुआ है, वोटर आईडी कार्ड बना है। दूसरा, कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ पे माइग्रेट करके कहाँ चली गई, यूपी में चली गई, जस्ट एन एग्जाम्पल, और मैंने वहां भी क्या कर लिया, अपना एक वोटर आईडी कार्ड बना लिया। अब देखिए एक पर्सन यहाँ पे देखिए दो वोट तो नहीं कर सकता, तो इन सारी चीजों को क्या करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि यहाँ पर जो हर एक पर्सन के पास सिर्फ एक ही वोटर आईडी कार्ड हो, तो इसको यहाँ पे इंश्योर करने के लिए क्या किया जा रहा है, सारी चीजों को आधार से लिंक किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, देखिए इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। जो हमारे फेक वोट्स होते हैं, है ना, फेक वोट्स होते हैं वो यहाँ पे कम होंगे। दूसरा, जो डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड है वो यहाँ पे कम बनेंगे। तीसरा, इंटरनल जो सिक्योरिटी है ना, इंटरनल सिक्योरिटी का भी आप केस देख सकते हैं। अगर हम वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर देंगे तो जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे। तीसरा, यहाँ पर जैसे कि हमारी जितनी भी गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उसमें हम जैसे कि हमें फॉर एग्जांपल राशन प्रोवाइड करना है ना, जो हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें हम राशन जब हमें मिलता है वो किस में मिलता है, पहले आप अपना आधार दिखाइए, उसके बाद आपको क्या किया जाता था, राशन प्रोवाइड किया जाता था। तो अगर हम इस तरीके की चीज़ों को लिंक करेंगे तो जितनी भी वेलफेयर स्कीम के अंदर कौन किस पर्सन को यहाँ पे इंक्लूड होना है उसको हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, एक तरीके से स्क्रूटिनाइज कर पाएंगे। तो देखिए इसका अगर हम डेटा देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिंकेज कहाँ बताएगी, त्रिपुरा में 92.3% ऑफ पीपल ने क्या किया है, अपना जो आधार है उसको वोटर आईडी कार्ड से लिंक किया है। सिक्किम में 80.6 है, एमपी में 86.2% है, कर्नाटका में 70.9, तमिलनाडु में 64। तो देखिए डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मेनली यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है कि आधार को हर एक चीज़ से देखिए एक तरीके से अब लिंक किया जा रहा है। अब इसके यहाँ पे हमें कंसर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इस तरीके से हर एक चीज को, जितने जैसे कि पैन कार्ड है हमारा, ठीक है, आधार है, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक अकाउंट है, सबको किससे लिंक किया जा रहा है, आधार से लिंक किया जा रहा है। तो इसमें जो हमारा इंफॉर्मेशन है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो भी क्या हो रही है, बहुत ज्यादा उसमें वल्नरेबल हो रही है। क्या हो रही है, वो भी जो हमारी वल्नरेबिलिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब ऐसे कभी कभी आपको भी फॉर एग्जाम्पल बैंक के मैसेजेस आते हैं, है ना, कभी कभी हमें कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसको आपने आधार से लिंक नहीं किया है, इस लिंक पर आप क्लिक करिए तो आपका जो आधार है वो लिंक हो जाएगा, है ना। बट देखिए अब पहले कमी क्या आ जाती है इसमें, वल्नरेबिलिटी कैसे बढ़ती, यहाँ पर हमारी अवेयरनेस कम होती है ना। अब जैसे हमें पता है कि ये सारी चीज़ें कैसी फ्रॉड है, तो हमने उस चीज़ को नहीं किया, हमने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। बट वो पर्सन जो इन चीज़ों से अवेयर नहीं है तो उनको ऐसा लगेगा ना, अरे हमारा आधार कार्ड लिंक नहीं है, हमारा कहीं बैंक जो हमारा अकाउंट है वो क्लोज ना हो जाए, तो हम यहाँ पे जल्दी से क्या कर लें, अपना जो अकाउंट है उसको लिंक कर लें, ठीक है। तो वो क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिंक पर क्लिक कर देते हैं और उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके की क्या है, जो वल्नरेबिलिटी है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, तो आई होप आपको ये न्यूज़ यहाँ पर क्लियर होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो इसको आप एज अ फैक्ट यहाँ पर तैयार कर सकते हैं कि आर्टिस्ट एंड कैरियर ऑफ कल्चर मुर्म एट संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। नाउ व्हाट इज दिस संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये क्या है, संगीत नाटक अकेडमी इज इंडिया नेशनल अकेडमी फॉर म्यूजिक डांस एंड ड्रामा। ये क्या है, इंडिया की एक नेशनल अकेडमी है, किसके लिए, म्यूजिक डांस एंड ड्रामा के लिए। ये कब क्रिएट हुआ था, 1952 में, डॉक्टर पीवी राजा मन्नार एंड इट्स फर्स्ट चेयरमैन। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो एक रेजोल्यूशन लेकर आई थी 1952 में, तो उसके अंडर यहाँ पे ये नेशनल, इंडिया की नेशनल एकेडमी फॉर म्यूजिक डांस एंड ड्रामा, इसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था। ओके, इट इज प्रेजेंटली ऑटोनोमस बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज इट फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स स्कीम एंड प्रोग्राम। तो इसके अंदर जो भी स्कीम एंड प्रोग्राम्स लेकर आ जाते हैं तो वो इसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है वो कौन करता है, इसकी जो फंडिंग होती है वो कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके यहाँ पे कुछ हम नेशनल स्कूल्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली में इसको सेटअप किया गया था 1959 में, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी इन इम्फाल 1954 में। तो मतलब इस स्कीम के अंदर मतलब कि जो हमारा
एकेडमी है, इसके अंदर ये सारे जो हैं स्कूल्स यहाँ पर सेटअप किए गए हैं। हम इस अवार्ड की बात करते हैं तो ये किसको अवार्ड दिया जाता है, तो अवार्ड्स आर गिवन टू आर्टिस्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफ म्यूजिक, डांस, थिएटर, ट्रेडिशनल, फोक, ट्राइबल म्यूजिक, डांस, थिएटर, पोपेट्री, ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन, स्कॉलरशिप इन द परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड एटसेट्रा। इसमें मतलब कि जितने भी हमारे म्यूजिक, डांस, थिएटर हैं, तो इन फील्ड में जो भी यहाँ पे आर्टिस्ट होते हैं उनको यहाँ पे अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है, और ये जो अवार्ड होता है उनको स्कॉलरशिप भी यहाँ पे दी जाती है, ठीक है ना। तो इसमें कितना मेनली होता है, 1 लाख रुपीज़ होता है, जिसमें यहाँ पे इनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है कि वो क्या कर सकते हैं, जो एकेडमीज होती हैं वहाँ पे अपना एडमिशन वगैरह ले सकते हैं। ओके, तो इसमें सिर्फ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि कभी कभी देखिए अब ये आपके लिए प्रीलिम बेस्ड फैक्ट है और कुछ भी नहीं। ओके, तो इसमें हमारे जो प्राइम प्रेसिडेंट जी हैं उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अवार्ड प्रोवाइड किया है। देखिए उन्होंने कहा है कि इंडियाज यूनिक परफॉर्मिंग आर्ट एंड had kept its incredible culture alive for centuries. Our arts and artists are the carrier of our rich cultural heritage. Unity in diversity is the biggest feature of our कल्चरल ट्रेडिशन। तो उन्होंने ये कहा कि जो आर्ट एंड कल्चर ही क्या है, हमारी डाइवर्सिटी को शो करता है, और जो हमारा रिच कल्चर है उसको यहाँ पे क्या करता है, दिखाता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज हमारे पास इतनी ही न्यूज़ थी, हमने उनको अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मिलते हैं कल। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एडवर्स न्यूज एनालिसिस, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।